मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा चैनल पसंद आता होगा और आपको आसानी रहती होगी स्टडी वगैरह करने में। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे कि 1973 के आइन में 1973 से लेके 2019 तक अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और वो कौन कौन सी थी। तो हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं जो कि पाकिस्तान अफेयर्स का एक हिस्सा है और हमारा लेक्चर नंबर 61 है पाकिस्तान अफेयर्स का। टॉपिक नंबर 10 है भुट्टो एंड पाकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ आइन साजी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती है, तरक्की होती है और इसी वजह से जुर्म और जराइम में भी तब्दीली आती है। इसके साथ साथ माशरती तब्दीलियां आती हैं जिसे सोशल चेंज कहते हैं और वो अपने साथ जहनी तब्दीलियां भी लाती हैं जिसे साइकोलॉजिकल चेंज कहते हैं। तो इस तरह से ये ज़रूरी होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी ज़रूरत के तहत मॉडर्न चीज़ों के ऊपर मॉडर्न कवानीन बनाए जाए ताकि जराइम को रोका जा सके। जैसे कि साइबर क्राइम बनाने की, जो साइबर क्राइम है उनके ऊपर भी आइन साजी करने की ज़रूरत है। तो आईने पाकिस्तान 1973 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया था। इसमें 7 तरमीम भुट्टो के दौर में ही हुई थी। इसके अलावा जो बाकी तरमीम है वो 2019 तक होती रही हैं जो वो हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो 2019 तक इसके अंदर यानी 1985 से लेकर 2019 तक इसमें जो तरमीम हुई थी वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो 4 मई 1974 को एक तरमीम हुई थी जिसमें बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया गया था। इस तरमीम की मदद से बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया गया था और जो हमारा दावा था उसके ऊपर कि ये हमारा मुल्क है उससे हम दस्तबरदार हो गए थे, पीछे हट गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 सितंबर 1974 को एक तरमीम हुई थी। ये बहुत ही अहम है, इंपॉर्टेंट है। 7 सितंबर 1974 को मुसलमान होने की तारीफ की गई थी, डेफिनेशन पेश की गई थी कि एक मुसलमान की डेफिनेशन क्या होगी, जिसकी मदद से अहमदिया मिर्ज़ई को गैर मुस्लिम करार दिया गया था और उनको अक़लियत का दर्जा दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है और इसको आइन का हिस्सा भी बना दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है और उसके बाद हर नबूवत का दावा करने वाला झूठा है, दज्जाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मानना मुसलमान होना है, लेकिन इसके साथ ये अकीदा भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो ये जो बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इसको भी ईमान का हिस्सा बनाया गया और मुस्लिम की डेफिनेशन इसके ऊपर की गई जिससे जो अहमदी मिर्ज़ई थे वो गैर मुस्लिम करार दिए गए। उसके बाद 18 फरवरी 1976 में एक अमेंडमेंट होती है। सियासी तौर पर दूसरों को कमजोर करने के लिए तफ्तीश के दौरानियों को 1 माह से बढ़ाकर 3 माह किया गया था जिससे ज्यादा फायदा हासिल किया जा सके। उसके बाद 21 नवंबर 1975 को एक अमेंडमेंट होती है कि अदलिया के कुछ मामलात में तरमीम की गई थी और जो अक़लियतों की नशिस्तें थी उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई थी कि कौमी असम्बली में उनकी तादाद 6 कर दी गई थी और जो पंजाब असम्बली है उनमें इनकी तादाद 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी क्योंकि अहमदियों को भी तो रिप्रेजेंटेशन देनी थी, वो अब अक़लियत का दर्जा रखते थे। और सितंबर 1976 में पीरियड ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का जो दौरानिया था वो 3 की बजाय 5 साल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज का दौरानिया 4 से 5 साल कर दिया गया था और ये फिक्स कर दिया गया था और ये सब कुछ आर्टिकल 175(2) यानी कि 175 का जो हिस्सा 2 है वो और आर्टिकल 199 में मौजूद है और ये उसमें मामलात किए गए थे। और जो जज जो हाई कोर्ट से होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, अगर वो अपनी इस पोस्ट से इनकार करता है तो उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा और अगर वो यानी कि वो कहता है कि मैं ये अपने इलाके में खुश हूं, मुझे तरक्की नहीं चाहिए, तो वो अपने घर जा सकता है। तो 22 सितंबर 1976 को असेंबली की मुद्दत
جو تھی اسمبلی کی جو مدت تھی پوری ہونے سے ایک دن پہلے آئین میں ترمیم کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کا جج اپنی 4 سے 5 سال کی مدت پوری کرے گا، خواہ وہ 62 یا 65 سال کا ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنی جو سروس ہے وہ ضرور پوری کر کے جائے گا کہ اگر ایک جج ہے وہ 61 ایئرز کا ہے اور وہ سپریم کورٹ کا جج بن جاتا ہے تو وہ اپنی مدت پوری کرے گا، چاہے وہ 62 کا یا 65 کا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ پھر 16 مئی 1977 کو ایک ترمیم ہوئی تھی کہ وزیر اعظم کے حق میں چند ترامیم کی گئی تھی۔ پھر 11 نومبر 1985 کے اندر ترمیم کی گئی تھی اور یہ آر سی او کے تحت کی گئی تھی۔ آر سی او کا مطلب ہے کہ ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا آرڈر تھا، اسے آر سی او کہتے ہیں، تو اس کے تحت یہ ترمیم کی گئی تھی۔ اس میں جو ایک صدر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا وزیر اعظم منتخب کر سکتا ہے اور اس کے لیے اس کو عوامی نمائندوں کی جو صلاح مشورہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 8ویں ترمیم اہم ہے کہ صدارتی نظام کے تحت ملک کا صدر کیبنٹ کے مشورے کو ماننے کا پابند نہیں ہوگا اور وہی ملک کی آرمی کا جو ہوگا سربراہ اور چیف الیکشن کمشنر بھی چنے گا۔ یہ ویری امپورٹنٹ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ جو ملک کا پریزیڈنٹ ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوگا ایڈوائس اور کیبنٹ کا۔ اس کے علاوہ جو چیف ہے آرم فورسز کا، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو بھی وہی تعینات کرے گا۔ ویری امپورٹنٹ 58(2)(b) کیا تھی؟ 58(2)(b) کی مدد سے صدر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتا ہے اور یہ ضیاء الحق کے دور میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس میں اضافہ کیا گیا تھا، 260 جنرل سیٹس تھیں، 10 عورتوں کے لیے تھیں، 10 مائنورٹیز کے لیے تھیں اور 87 سینٹ کے لیے تھیں، اور جو ٹینیور تھا سینٹ کا اس کو 6 سال کر دیا گیا تھا، لیکن جو دوسری نیشنل اسمبلی تھی اس کا جو دورانیہ تھا وہ 5 سال تھا اور سینٹ کا جو ٹینیور تھا اس کو 6 سال کر دیا گیا تھا۔ تو شریعت کا بل سینٹ میں تو پاس ہو چکا تھا، لیکن جو قومی اسمبلی تھی اس نے اس کو پاس نہیں کیا تھا، تو یہ پاس نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر 29 مارچ کو 29 مارچ 1987 میں سیشن کے انٹرول کو 160 دن سے کم کر کے 130 دن کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور تھا کہ جس کی مدد سے کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ پاس نہیں ہوا تھا، اور وہ بل کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک اور قانون جو پاس نہیں ہو سکا تھا وہ یہ تھا کہ جو 31 اگست 1989 کو سینٹ میں پیش کیا گیا تھا، جس کے تحت قومی اسمبلی میں خواتین کو 20 سیٹس دی جانی تھی۔ گورنمنٹ نے یقین دہانی کروایا کہ یہ کام ہم خود نیشنل اسمبلی سے کروا لیں گے۔ اس کے بعد پھر 28 جولائی 1991 کو ایک قانون پیش کیا گیا کہ عدلیہ کے نظام اور کام کو تیز کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہیں بڑھائی گئی تھیں۔ اس کے بعد 4 اپریل 1997 کو 58(2)(b) کو انڈو کیا گیا تھا۔ ویری امپورٹنٹ، یہ ویری امپورٹنٹ بات ہے کہ 4 اپریل 1997 کو 58(2)(b) توڑ دی گئی تھی۔ یہ دوبارہ کاف لیگ کے دور میں آئی تھی، وہ ابھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جولائی 3 یعنی کہ 3 جولائی 1997 کو قومی اسمبلی کے ممبران کو بدعنوانی پر ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بل جو نامنظور ہوا تھا وہ 28 اگست 1998 کو ہوا تھا کہ جو کہ سینٹ نے پاس نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ 5 اگست 1999 میں جو کوٹا سسٹم تھا اس کو بڑھایا گیا تھا اور اس کو 20 سے 40 کر دیا گیا تھا۔ پھر ہے 29 دسمبر 2003 کہ مسلم لیگ کاف نے 7 نکات پر مشتمل MMA بنایا تھا جو کہ سائن ہونا تھا، جس پر قاضی حسین شکیل نے چند اعتراض کیے تھے۔ پھر بعد میں یہ 24 دسمبر کو پیش کیا گیا اور 27 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، جس کے تحت صدر کے اختیارات پھر سے 58(2)(b) والے ہو گئے تھے۔ یہ جو امینڈمنٹ ہے جس میں پریزیڈنٹ کو پھر سے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت وہ اختیارات دے دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کی سیٹس تھیں اس میں اضافہ کر دیا گیا تھا کہ جو جنرل سیٹس ہیں جو کہ الیکشن کی مدد سے آنی ہے وہ 272 ہیں، 60 عورتوں کی ہوں گی، 10 مائنورٹیز کی ہوں گی اور باقی 104 سینٹ کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ 27 ممبران پر مشتمل افراد نے ریفارمز کرنے کی کوشش کی۔ 8 اپریل 2010 کو
8 अप्रैल 2010 को इजलास हुआ था, रजा रब्बानी उसके चेयरमैन थे, जिसमें 982 रिकमेंडेशंस पर बातचीत होनी थी, जिसमें से 77 को कैमरा के सामने किया गया, बाकी को कैमरा की गैर मौजूदगी में किया गया, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थी कि जो 17वीं तरमीम थी उसको खत्म कर दिया गया था, और जो सूबे थे उनको ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी दी गई थी कि वो अपने मामलात अब खुद आजादाना चला सकते हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा है वो नाम दे दिया गया था सूबा सरहद को। सूबा सरहद का अब से नाम होता है खैबर पख्तूनख्वा। फिर दिसंबर 22 2010 के अंदर एक मामलात ये हुए थे कि चीफ जस्टिस से इख्तियारात ले लिए गए थे कि वो जजिस को तैनात करेगा। ये इख्तियारात 4 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी करेगी जो कि सीनियर जजिस पर मुश्तमिल होगी। बहुत से कबायली इलाके फाटा का हिस्सा बना दिए गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बनाया गया था। 14 फरवरी 2012 को ये तय पाया था कि जो केयर टेकर हुकूमत होगी वो कैसे मामला चलाएगी और इलेक्शन वगैरह के मामला कैसे देखेगी वगैरह वगैरह, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगी और उसके पास कौन कौन से इख्तियारात होंगे। 7 जनवरी 2015 को आर्मी कोड बनाए गए कि दहशतगर्दी के खिलाफ अच्छे तरीके से काम किया जा सके। जून 8 2016 को जजिस के अलावा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं और हद उम्र 68 इयर्स कर दी गई, 68 साल, और मेंबरान की तादाद 65 कर दी गई। इसके अलावा 7 जनवरी 2017 को आर्मी अदालतों को दोबारा 2 साल की मोहलत दे दी गई थी ताकि वो दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर सकें। फिर 22 दिसंबर 2017 को कौमी असम्बली की सीट्स दोबारा यानी कि उनके ऊपर दोबारा नजरसानी की गई और उसके ऊपर दोबारा काम किया गया था। फिर 25 मई 2018 को फाटा को केपीके का हिस्सा बना दिया गया था और तब से जो फाटा है वो केपीके का हिस्सा है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है 13 मई 2019 के जो सीट्स थी ट्राइबल एरिया की और फाटा के जो मामला थे उसको हल किया गया था और उसको केपीके के अंदर जम किया गया था, और जो फाटा की जो नुमाइंदगी दी गई थी कौमी असम्बली में वो केपीके के जरिए ही दी गई थी क्योंकि वो केपीके में जम हो चुका था। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो रेमाउस सीएसएस एकेडमी पर बार बार आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपका दोस्त है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल है रेमाउस स्टूडियो जो कि रेमाउस सीएसएस एकेडमी के अखराजात उठाता है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ड्रामा, पोएट्री, राइटिंग मिल जाएगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।